इस देश की वैज्ञानिक जीवन दृष्टि देखिए, तुलसीदास जी लिख करके गए, उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार, अधम चाकरी, भीख मरण समान, आजीविका के 4 साधन। उन्होंने कहा उत्तम कृषि। क्यों कहा उत्तम कृषि? क्योंकि प्रोडक्शन केवल किसान ही करता है। एक बीज बो करके उस एक बीज से हजारों बीजों वाली बाली का उत्पादन 1 के 1000 करने का काम केवल और केवल किसान करता है। बाकी सारे तो उसका कन्वर्शन करते हैं। बाकी सारा जितना प्रोडक्शन के नाम पर होता है वो तो केवल किसान ने उत्पादित किए हुए चीजों का रूपांतरण करके उसको मार्केटेबल बना करके बेचना होता है। वास्तविकता में देने का काम, उत्पादन करने का, कंट्रीब्यूशन करने का, कुछ बढ़ाने का काम तो केवल किसान करता है। इसलिए कहा उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार, फिर उसका ट्रेडिंग करता है वो मध्यम, अधम चाकरी। और आज क्या हो गया? आज पैकेज, नौकरी, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। मैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाता हूं और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के संस्था चालक और डायरेक्टर और ये सब लोग मुझे बताते हैं हमारे कॉलेज में से इतने बच्चों का प्लेसमेंट हो गया, इतने वहां चले गए, इतने वहां चले गए। मैं उनको पूछता हूं इतने सारे नौकर तो पैदा कर दिए, इंजीनियर कितने पैदा किए? किसने नया इंजन बनाया? किसने कुछ नई तकनीक बनाई? किसने नया पेटेंट लिया? किसने नया इनोवेशन किया? किसने नया जुगाड़ किया? बिना पढ़ा लिखा किसान जुगाड़ कर लेता है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद यदि इंजीनियर जुगाड़ नहीं कर सके तो वो इंजीनियर है क्या? इसलिए नौकरी को प्रतिष्ठा मिल गई, इसलिए देश स्वतंत्र नहीं हुआ। मैकॉले यही करना चाहता था। उसने लिखा है अपने पिता को कि नौकरी की प्रतिष्ठा बढ़ाऊंगा मैं, नौकर पैदा करने वाली शिक्षा इस देश में मैं दूंगा। और वो सफल रहा, आज भी है। हम कह रहे कि बहुत वैज्ञानिक प्रगति कर ली, बहुत वैज्ञानिक प्रगति कर ली, लेकिन क्या हमने वैज्ञानिक प्रगति की है या तकनीकी प्रगति की है? साइंस और टेक्नोलॉजी में आप डिफरेंशिएट करते हैं या नहीं करते? आज आप सबके हाथ में मोबाइल है। ये मोबाइल साइंस है कि टेक्नोलॉजी है? और इसके साइंस की खोज तो 19वीं शताब्दी के अंत में हो गई थी, जब जगदीश चंद्र बसु ने रेडियो वेव्स की खोज की थी। दैट इज द साइंस वायरलेस कम्युनिकेशन का। चाहे मार्कोनी का नाम ले लो, चाहे जगदीश चंद्र बसु का नाम ले लो। आज दुनिया मानती है कि जगदीश चंद्र बसु ने मार्कोनी से 2 साल पहले वो खोज कर ली थी। उस समय षड्यंत्रों के कारण नाम, पेटेंट मार्कोनी के नाम हो गया। ये आज दुनिया मानती है, मैं नहीं। आप अभी गूगल करोगे, विकिपीडिया पे जाओगे तो आपको ये सत्य मिल जाएगा। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत में वायरलेस कम्युनिकेशन की खोज हुई। उसके आगे कहां बढ़े? टेक्नोलॉजी में बढ़ गए। उस वायरलेस कम्युनिकेशन के विविध डिवाइस हमने बना लिए, लेकिन साइंस कहां आगे बढ़ा? उसी जगदीश चंद्र बसु ने यह सिद्ध किया कि वनस्पति में जीवन होता है, वनस्पति में प्राण होता है। आप साइंस के विद्यार्थी, आपने कभी अपने आप से मन में प्रश्न पूछा, ये तो फिजिक्स का आदमी था, इसने ये बॉटनी की खोज कैसे कर दी? फिजिक्स का व्यक्ति होते हुए बॉटनी की खोज कैसे कर दी? ये प्रश्न कभी पूछा? आज टेक्नोलॉजी में सुपर पावर के रूप में जिस कंपनी का नाम लिया जाता है और जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी में भी दुनिया में सबसे आगे, वो टेस्ला कंपनी। उसका जो फाउंडर है निकोला टेस्ला, उसका जीवनी कभी पढ़िए तो वो निकोला टेस्ला की जीवनी में आपको पता चलेगा कि जगदीश चंद्र बसु जो काम कर रहे थे वही काम निकोला टेस्ला करना चाह रहा था, करने नहीं दिया गया उसको। वहां पर बहुत विरोध हुआ। वो सारी लड़ाई, आइंस्टाइन और टेस्ला की लड़ाई, यदि आप पढ़ेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग रीड है वो। फिर आइंस्टाइन के भी सब विरोधी हो गए, क्योंकि नया साइंस कोई देता है तो उसका विरोध उस समय होता है। स्ट्रिंग थ्योरी को आज सब लोग मान रहे हैं, उसको आइंस्टाइन ने जिस समय कहा तो उसको पागल कह दिया कि ये हो नहीं सकता। स्ट्रिंग थ्योरी कैसे हो सकती है? या तो वेव होगा या पार्टिकल होगा, ये दोनों का एक दूसरे का बदलने वाला कैसे होगा? इसलिए साइंस कहां है, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे बढ़ रही है। जगदीश चंद्र बसु ने वनस्पति में प्राण है यह सिद्ध किया, उसके लिए यंत्र बनाया और उस यंत्र को बना करके उन्होंने स्थापित कर दिया कि वनस्पति में प्राण है। केवल ये नहीं, निकोला टेस्ला के पेपर यदि आप पढ़ेंगे 19वीं शताब्दी के अंत में, क्योंकि निकोला टेस्ला स्वामी विवेकानंद के साथ 7 दिन रहे थे, स्वामी विवेकानंद उनके साथ 7 दिन रहे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद वहां गए थे तब। और निकोला टेस्ला ने अपने पेपर में लिखा है कि स्वामी विवेकानंद से मैंने उपनिषद जब पढ़े और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया तो मुझे जीवन की तरफ देखने की एक नई दृष्टि मिली। उस समय, जिस समय विज्ञान जड़ और चेतन को बिल्कुल अलग अलग रूप से देखता था, मैटर एंड एनर्जी को बिल्कुल अलग अलग रूप से देखता था। मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और एनर्जी का घनीभूत रूप ही जड़ है, यह अभी तक आइंस्टाइन ने सिद्ध नहीं किया था। आइंस्टाइन ने उसका E = mc² का
फॉर्मूला नहीं दिया था, उस समय की बात है। और उस समय उपनिषद ये कह रहे हैं कि कण कण में चेतन व्याप्त है, कण कण में ऊर्जा है। और उस समय नहीं, हजारों वर्षों से कह रहे हैं। और इस देश में उसको लेकर के काम हुआ, उसको लेकर के विज्ञान चला, लेकिन वो विज्ञान हमने छिपा दिया। स्वामी विवेकानंद ने निकोला टेस्ला को वो जीवन दृष्टि दी। निकोला टेस्ला ने वह साइंस दिया जिसका फॉर्मूला आइंस्टाइन ने आगे चल करके दिया। आइंस्टाइन ने अपने E=mc² वाले पेपर में निकोला टेस्ला को क्रेडिट दिया है उस बात के लिए कि ये थ्योरी पहले निकोला टेस्ला ने दी थी। और निकोला टेस्ला ने क्रेडिट विवेकानंद को दिया है, उपनिषद को दिया है। जगदीश चंद्र बसु स्वामी विवेकानंद के साथ 15 दिन रहे थे सन 1900 में, एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी, 19th सेंचुरी के टर्न पे, जब पेरिस के अंदर विश्व विज्ञान परिषद हुई थी, वर्ल्ड साइंस कांग्रेस हुई थी। और उस वर्ल्ड साइंस कांग्रेस का कीनोट एड्रेस स्वामी विवेकानंद ने दिया था। स्वामी विवेकानंद वॉज इन्वाइटेड टू गिव द कीनोट एड्रेस ऑफ वर्ल्ड साइंस कांग्रेस। और उसमें उन्होंने ये जड़ और चेतन के एकत्व की बात रखी थी आइंस्टाइन द्वारा E=mc² देने के लगभग 10-11 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद ने। और लगभग उपनिषद का एक श्लोक उन्होंने बोला था जो लगभग यही बात कहता है, जिसमें वो उपनिषद का ऋषि कह रहा है कि किसी भी वस्तु को यदि आप प्रकाश की गति से प्रक्षेपित करने में सफल हो जाते हो तो वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। दिस इज E=mc², क्योंकि c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि जगदीश चंद्र बसु ने इस पर काम किया। और उन्होंने कहा जब सारे विश्व में चेतन तत्व है, ऊर्जा है, तो इसको मैं सिद्ध करता हूं। तो उन्होंने प्राणियों में तो मान ही रहे थे, वनस्पति में मान नहीं रहे थे, तो वनस्पति का सिद्ध कर दिया। हिज नेक्स्ट स्टेज वॉज, ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ प्रूविंग कि मेटल्स में भी जीवन होता है, धातुओं में जीवन होता है। आज आप जगदीश चंद्र बसु के नाम से सर्च करेंगे, गूगल करेंगे, या मेटल फटिक के नाम से, धातुओं की थकान के नाम से गूगल करेंगे, तो जगदीश चंद्र बसु का पेपर आपको मिलेगा, ओपन सोर्स में अवेलेबल है। उसको पढ़िएगा। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया था कि जैसे मनुष्य की बैटरी डाउन होने से वो थकता है, वैसे किसी भी धातु के जीवन में भी थकान आती है। और उस थकान के कारण उन्होंने बताए थे। और ये उनकी पहली स्टेप थी जिसमें वो धातुओं में प्राण को सिद्ध करने जा रहे थे। सारा विज्ञान बदल जाएगा यदि ये काम पूरा हो गया तो। लेकिन 108 वर्ष हो गए, जगदीश चंद्र बसु का विज्ञान वहीं पर रुका हुआ है। उनका नेक्स्ट प्रयोग था जगदीश चंद्र बसु का कि उन्होंने मेटल के ऊपर विष का प्रयोग होता है ये बात सिद्ध की। इफेक्ट ऑफ साइनाइड ऑन फेरस, यह उनका रॉयल ब्रिटिश सोसाइटी लंदन में प्रस्तुत किया गया पेपर है, जिसमें उन्होंने प्रैक्टिकली यह प्रूव किया। उन्होंने एक लोहे की रॉड ली और उस लोहे के रॉड के कोने में एक तार लगा करके उसके एंड में निब लगाई, एक ग्राफ पेपर को चार्ट के ऊपर खड़ा किया, वो निब को ग्राफ पेपर के ऊपर रखा और उन्होंने कहा कि इस रॉड के ऊपर मैं साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड डालूंगा तो ये रॉड थर थर कांपेगी और उस ग्राफ पेपर के ऊपर उस निब से और ग्राफ बनेगा जैसा कि आपका ईसीजी बनता है। मेटल का ईसीजी बनाने का यंत्र उन्होंने बहुत जुगाड़ टेक्नोलॉजी से, बहुत सिंपल सा, नॉट वेरी सोफेस्टिकेटेड, जगदीश चंद्र बसु ने बनाया। रॉयल सोसाइटी लंदन में उसका प्रस्तुति की। जिस समय उन्होंने वो साइनाइड डाला, जो बोतल उनको दी गई थी साइनाइड के नाम से, उसके अंदर से साइनाइड की 2 बूंदे 3 बूंदे डाली, नथिंग हैपेंड। और ऐसी खचाखच भरी हुई सभा में जहां सारे वैज्ञानिक दुनिया के बैठे हैं, यूरोप के ज्यादातर वैज्ञानिक, वो सब हंसने लगे कि क्या मजाक करते हो, धातुओं में कोई प्राण होता है क्या, धातुओं को कोई भय होता है क्या, धातु कोई डर सकता है क्या, लोहा किसी से डरेगा क्या, साइनाइड डालने से लोहे को क्या पता चलेगा कि यह विष है। जगदीश चंद्र बसु का कॉन्फिडेंस देखिए, दिस इज साइंस। जब आपने जीवन में प्रयोग करके निर्णय लिए होते हैं, जब आपके निर्णय तुक्केबाजी में नहीं होते, जब आपके निर्णय किसी दोस्त ने कह दिया इसलिए नहीं होते, जब आप अपने निर्णयों को पूरी तरह से नाप करके वैज्ञानिक जीवन दृष्टि से लेते हो, तब वो आत्मविश्वास आता है। जगदीश चंद्र बसु ने जैसे वो कुछ नहीं हुआ ग्राफ के ऊपर और लोग हंसे, जगदीश चंद्र बसु ने उस पोटेशियम साइनाइड लिखी हुई बोतल के अंदर रखे हुए द्रव को, लिक्विड को सबके सामने पी लिया। एवरीबॉडी स्टॉप्ड। एकदम ये क्या हो गया, पोटेशियम साइनाइड जो टच करने से मर जाता है आदमी, और ये पूरा पी गए, नथिंग हैपेंड।
उन्होंने कहा यदि इसका लोहे पे असर नहीं हुआ तो इट कैन नॉट बी साइनाइड, क्योंकि लोहे पे असर होता है, ये मैंने देखा है। जिसने बदल करवाया था, जिसने षड्यंत्र से पानी रखवाया था उस बोतल में, उसने आकर के, उस प्यून ने आकर के माफी मांगी, साइनाइड मांगा गया, सबके सामने साइनाइड डाला गया और वो मेटल वहां पर कांपा और मेटल के ऊपर साइनाइड का असर होता है। ये बात जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध की और ये सिद्ध करने के 6 महीने के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। यह बात मैं 1911 के आसपास की बता रहा हूं। आज 106 वर्ष में साइंस कहां है? Have we moved even an inch forward? यह सिद्ध करने में कि धातुओं में प्राण होता है, जबकि इस देश में यह सिद्ध हो गया है कि पत्थर में प्राण होता है। मैं कन्याकुमारी में था, 22 वर्ष मैंने विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के पूर्णकालिक के रूप में काम किया। कन्याकुमारी में वो भव्य विवेकानंद शिला स्मारक बनाया। आप लोग में से जो लोग नहीं भी गए होंगे, टीवी पर देखा होगा। स्वामी विवेकानंद का भव्य मंदिर है, जहां पर बैठ करके उनको अपने जीवन का लक्ष्य मिला था। उसको बनाने वाले स्थपति आचार्य, जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्ट थे, वो कन्याकुमारी में एक कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में मैंने उनको बुलाया। वो तमिल के अलावा एक शब्द नहीं जानते थे, कोई तमिल के अलावा कोई भाषा नहीं बोल सकते थे, अंग्रेजी का भी एक शब्द नहीं होता। कि वनस्पति में प्राण के आगे, मेटल में प्राण, उसके आगे पत्थर में प्राण तक जाने का जो प्लान ऑफ एक्शन जगदीश चंद्र बसु के रूप मन में था, वो कहां चला गया? वो विज्ञान कहां चला गया? वो क्यों नहीं आगे बढ़ा? क्यों नहीं हम में से कोई उसके ऊपर काम करने को तैयार? क्योंकि क्या मिलेगा, क्या पाऊंगा और क्या मिलेगा, ये यदि मन में प्रश्न है तो उस प्रश्न को भी ढंग से पूछ लेते। स्थपति के आचार्य के साथ में बैठा था, चर्चा चल रही थी। कन्याकुमारी के लाइब्रेरी के बाहर हम बैठे थे। वहां एक लाल पत्थर में, लाल ग्रेनाइट में सिंह की आधी बनी हुई मूर्ति पड़ी हुई है, पूरी नहीं हुई, आधी तराशी हुई है, आधे में सिंह है, आधा ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने स्थपति को पूछा, ये तो इतनी सुंदर तराशी गई, जिसने भी सिंह बनाया बहुत सुंदर भाव आ रहे चेहरे पे, इसको आधे में क्यों छोड़ दिया? स्थपति ने उठे और कहा कि 1 मिनट बताता हूं। और जाकर के उसने, जैसे हम वैद्य लोग नाड़ी परीक्षा करते हैं या डॉक्टर आपकी नाड़ी पकड़ करके या स्टेथोस्कोप से परीक्षा करता है, वैसे उस पत्थर के सिंह से 1.5 इंच दूर हाथ रख करके उसने नाड़ी परीक्षा की। और नाड़ी परीक्षा करके फिर उन्होंने मुझे बताया कि अब मुझे पता चला क्यों नहीं हुआ। तमिल में बोल रहे थे वो, और उन्होंने बताया कि ये इसलिए नहीं बना सिंह क्योंकि ये स्त्रीलिंगी पत्थर है, जिसमें से पुल्लिंगी मूर्ति बनाने की कोशिश की गई। मैंने कहा पत्थर का भी लिंग होता है, पत्थर का भी जेंडर होता है। तो जब ये मैंने प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा 12 साल की आयु में जब अपने बच्चों को स्थापत्य शास्त्र की दीक्षा देते हैं तो पहला काम यही सिखाते हैं कि पत्थर के प्राणों को पहचानना। केवल स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, केवल ये 3 ही जेंडर ही नहीं होते हैं, केवल इतना ही नहीं होता, तो उसमें सत्व रज तम के अनुसार प्राण के अलग अलग गुण भी होते हैं। देवता की मूर्ति के लिए जो पत्थर चुना जाए और राक्षस की मूर्ति के लिए जो पत्थर चुना जाए, वो दोनों पुल्लिंगी भी हुए तो भी एक समान नहीं हो सकते, क्योंकि देवता के लिए सात्विक पत्थर चुनना पड़ता है और राक्षस के लिए तामसिक चुनना पड़ता है। मैंने कहा ये कैसे पता करते? उन्होंने 15 मिनट में वो विज्ञान मुझे सिखाया। आज मैं पत्थर को हाथ लगा करके उसका जेंडर समझने जितना सीख गया हूं प्राण विद्या को। यह जगदीश चंद्र बसु के काम को इस देश में हजारों साल पहले नहीं, आज भी हो रहा है, यह बताने के लिए मैं बता रहा हूं। लेकिन वेयर इज अवर साइंस? क्यों? क्योंकि जीवन के प्रति हमारी दृष्टि साइंटिफिक नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है।